द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाई थी और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। तो उसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है प्रॉपर्टीज को फाइंड करने में कि कोई नंबर दे दिया है उसके लास्ट डिजिट पे 0 होगा या नहीं होगा, वो नंबर कैसा होगा। एक तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। जो दूसरे तरीके के क्वेश्चंस इस थ्योरम पे बेस्ड आते हैं वो आते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो जो पहले तरीके का क्वेश्चंस आपके पास आता है वो कुछ इस तरह से है। एग्जाम्पल 5 मैंने आप लोगों की बुक से लिया है। कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number। n कैसा नंबर है? n एक नेचुरल नंबर है। चेक whether there is any value of n for which 4 to the power ends with the digit 0। यानी कि ये कह रहे हैं कि एक नंबर है 4 to the power n और n उसमें क्या है, where n belongs to natural number, यानी कि n कैसे नंबर होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और हमें ये चेक करना है कि there is any value of n, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है for which this 4 to the power n ends with the digit 0, यानी कि n की कोई एक ऐसी वैल्यू क्या है जिसके लिए 4 to the power n जो है उसके लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो लास्ट डिजिट है, ये जो डिजिट है यानी कि लास्ट डिजिट का मतलब हुआ कि वो डिजिट जो कहां पर होगी, यूनिट प्लेस पर होगी। यूनिट प्लेस पर वो डिजिट होगी जो कि 0 होगी। ये हमें पता करना है और हमें ये दिया गया है कि n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n क्या हो सकता है, n जो है 1 2 3 एंड सो ऑन। n हमारा नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हम इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से करके बताऊंगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट मेथड से आपको करके बताती हूँ जिसमें हमने 4 to the power n है, दिस इज द नंबर। अगर मैं इस 4 to the power n में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू पुट करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में मैं 4 to the power n लिखूं तो वो आएगा 4, और क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है, जब हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये क्या आ जाता है 4 into 4, ये क्या आएगा 16 आ जाएगा। इसी तरह से हम 4 की n की जो वैल्यू है, जो स्मॉल n है आपका, वो दिया गया है कि वो नेचुरल नंबर है, तो हम 3 रख के देखते हैं क्या आएगा 4 into 4 into 4, ये आ जाएगा 64। और इसी तरह से 4 to the power 6 कितना हो जाएगा 256। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है इसके एंड में क्या आ रहा है 256, यानी कि इट मीन्स जब हमने n को, स्मॉल n को जब हमने नेचुरल नंबर कंसीडर किया तो जो 4 to the power n है वो जो नंबर बना उसके एंड्स में कौन कौन सी डिजिट्स आ रही है, उसके एंड में आ रहा है 4 6 4 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n को, स्मॉल n को नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं तो 4 to the power n जो n है उस नंबर के एंड में हमेशा कैसे डिजिट्स आएंगे, हमेशा 4 6 4 6 4 6, और यही कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो एक तो मेथड हमें ये क्लियर हो गया कि 4 to the power n जो है उसके जो यूनिट प्लेस पर हमेशा कैसे नंबर आ रहे हैं, हमेशा 4 6 4 6 नंबर्स आ रहे हैं। ये तो हुआ हमारा कॉमन मेथड जो हम इजीली देख के बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं
और उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। और वो जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हमने कैसे अप्लाई किया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं लेट 4 to the power n where n belongs to natural number ends with digit 0। हमने मान लिया। अगर मैं इस बात को मानती हूं तो अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? उसके लिए कंडीशन होगी कि उसके एंड में या तो 10 हो या 20 हो, 30 हो, 40 हो। ठीक है, ये सारे नंबर्स होने चाहिए। यानी कि 0 यूनिट प्लेस पर होने के लिए हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए? 10, 20, 30, 40, 100, 500, कितने भी नंबर्स हमारे पास होंगे जिसके एंड्स में 0 आ रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से दो नंबर होने इंपॉर्टेंट है? एक तो हमारा 2 और एक 5। ठीक है, यानी कि इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हमारे पास 5 होगा तो क्या हो जाएगा? और वो 5 इंटू 2 जब हो जाएगा तो वो 10 हो जाएगा। इसी तरह से ये कैसा नंबर है? ये भी हमारा ऐसा नंबर है जिसके एंड्स में 0 आ रहा है। तो इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर आता है वो 2 और 5 आता है। कोई डिजिट जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा वो कब 0 उसमें यूनिट डिजिट पर आता है? जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो। तो स्टूडेंट जब मैंने ये मान लिया कि 4 टू दी पावर n जो है उसके एंड प्लेस पे जो आता है, यूनिट प्लेस पे 0 आता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये हुआ कि 4 टू दी पावर n जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। और इसका मतलब ये हुआ दैट इज दी प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 to the power n must contain प्राइम 5। यही तो मतलब हुआ कि अगर हम ये मान रहे हैं कि 4 टू दी पावर n जो है वो 0 से एंड होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए? उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। तो बच्चों अब मैं आप इसको इस नंबर का 4 टू दी पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा वो लिख के बताती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू दी पावर n। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 4 टू दी पावर n का आप कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टू दी पावर n और 2 इंटू 2 टू दी पावर n। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पे 2 तो प्रेजेंट है बट देयर इज नो 5 एज अ प्राइम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो जब इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है तो एंड डिजिट पे जो है 0 होने के तो चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। यानी कि 4 टू दी पावर n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो नंबर होगा 4 टू दी पावर n ये 0 से एंड नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच द 4 टू दी पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ ही नहीं रहा है।
अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके 10 बना लेता, तो हमारा जो एंड प्लेस था, जो हमारा यूनिट प्लेस था, उसमें 0 आ जाता। बट यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसीलिए क्या होगा, ये जो नंबर है ये एंड नहीं होगा 0 डिजिट से। तो स्टूडेंट आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर भी हमने जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपकी एक्सरसाइज में ऐसे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप दोनों मेथड से उनको लगा के देख सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ, जिसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन करना है, और वहां पर एप्लीकेशन कहाँ पे है, टू फाइंड आउट दी HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो इस क्वेश्चन को मैं स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को डिस्कस किया था, और यहाँ पर अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक एप्लीकेशन देखेंगे कि HCF और LCM को फाइंड आउट करने में हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो जब हमें HCF और LCM फाइंड आउट करने होते हैं तो हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका आगे और क्या यूज होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 6 and 60 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते थे आपने 6 लिया, 2 3 जा 6 किया, 3 is to 3 1 जा 3 किया, तो आपने 6 को कैसे लिखा, 6 को हमने लिखा 6 इक्वल्स टू 2 into 3, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 1 into 3 to the power 1। इसी तरह से जब हम 60 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 60 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, थोड़ा सा जगह लेके करते हैं, 60 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 into 2 into 3 into 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1, ठीक है, और इसको भी हम यहीं पे लिख लेंगे 2 to the power 1 3 to the power 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बच्चों से गलती होती है, और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से जब भी आप फाइंड आउट करते हैं, तो अगर आपको फार्मूला याद होगा और आप लॉजिकली करते हैं तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है कि हमें फार्मूला याद नहीं होता है, और हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी वैल्यूज जो है वो लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज लेनी है। तो जो ये वाले फार्मूले हैं ये आपकी बुक में ही दिए गए हैं, और अगर आप इन फार्मूलों को ठीक से अप्लाई करें तो जो HCF और LCM है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहा गया है HCF इज दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि 6 और 60 के बीच में ये कॉमन फैक्टर होगा, और ये कैसा होगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसी तरह से LCM की अगर हम बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में ये कैसा नंबर होगा, ये आपका लोएस्ट नंबर होगा, जो कि ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, दोनों नंबर जो होंगे वो इससे डिविजिबल होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो HCF की डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो क्या कहती है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन नंबर्स, यानी कि दिए गए नंबरों में से जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम क्या देखेंगे, हम कॉमन फैक्टर देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं, और उसमें से भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, उन कॉमन फैक्टर की भी हम क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर HCF की बात करूं, ठीक है, HCF अगर मुझे इन दोनों नंबर्स के लिए फाइंड आउट करना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे
कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 तो नहीं आएगा, यानी कि हमें 5 को कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि वो इन दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर केवल ये दोनों हैं। अब इन दोनों कॉमन फैक्टर में से भी मुझे क्या देखना है कि मुझे लोएस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर जो है वो कंसीडर करनी है। तो 2 टू दी पावर 1 जो है वो इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर है, तो मैं लिख लूंगी 2 टू दी पावर 1। अब सेकंड हम आते हैं 3 पे। 3 में जो है वो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर है और उसकी जो लोएस्ट पावर हो रही है वो भी दोनों में क्या हो रही है 3 टू दी पावर 1 हो रही है, यानी कि इट मींस द HCF ऑफ 6 and 60 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे HCF कितना आ गया 6 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ईच कॉमन फैक्टर वाली बात को ध्यान में रखते हुए और जो स्मॉलेस्ट पावर आपको कंसीडर करनी है उसको ध्यान में रखते हुए जब आप करेंगे तो आपका ये HCF कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरा हम आते हैं LCM पे कि LCM जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। LCM के केस में ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, यानी कि अब हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। तो आपके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आपका 11 हो गया, ये सारे होते हैं प्राइम फैक्टर्स। यानी कि आपको अब सारे प्राइम फैक्टर्स को कंसीडर करना है, ठीक है, चाहे वो दोनों नंबर में है या नहीं। अगर एक में है तो आप एक वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें से भी हमें जो पावर्स लेनी है वो कैसे लेनी है, वो हमें लेनी है ग्रेटेस्ट पावर, यानी कि जिसमें पावर ज्यादा है वो वाली पावर आपको सिलेक्ट करनी है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 जो है वो इसकी जो पावर है 2 टू दी पावर 1 है, यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे 2 टू दी पावर 2 हम ले लेंगे। 3 के बारे में अगर हम देखें तो 3 दोनों में क्या है 3 टू दी पावर 1 है, तो हमने 3 टू दी पावर 1 ले ली। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 नहीं है लेकिन यहाँ पे 5 है और LCM में हम सारे प्राइम फैक्टर कंसीडर करते हैं तो हम इसकी पावर लिख लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 60, यानी कि LCM जो आ रहा है वो कितना आ रहा है वो 60 आ रहा है, यानी कि 60 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों नंबर्स के बीच में, इसके बाद कोई नंबर नहीं है जिससे ये डिविजिबल हो। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम के एप्लीकेशन पे। अगर हम फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के HCF और LCM दो नंबर्स के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस केस में स्टूडेंट यहाँ से एक बहुत बड़ा रिजल्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर आप इसको ठीक से देखें तो यहाँ से जो है एक रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है कि HCF ऑफ 6 and 60 इक्वल्स टू आपका कितना आया 6 आया, और जो LCM है 6 और 60 का वो कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम HCF 660 और LCM 664 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आ जाता है 6 into 60 यानी कि 360 आ जाता है। और ये जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं जब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स आ रहा है, वो भी क्या है 6 into 60 यानी कि वो भी 360 आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आगे क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। द HCF ऑफ 6 and 60 into the LCM of 6 and 60 equals to the product of
नंबर्स, यानी कि 6 and 16। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया कि फॉर अ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, the HCF of a and b into the LCM of a or a and b will be equal to the product of a and b। यानी कि इसको अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे, आप इसे नोट कर लीजिए। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। For a two positive integers a and b, the HCF of a and b into the LCM of a and b will be equal to the product a and b। उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे और LCM हमने फाइंड आउट कर लिया तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो उन दोनों प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, ये एक क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियरिटी हो गई कि ये हमेशा होगा। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिए, ये केवल दो नंबर के लिए ही वैलिड है। यहाँ पे हम कहीं पे भी a इंटू बी इंटू सी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये दो नंबर्स के लिए वैलिड होता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हमें HCF दो नंबर का HCF दे दिया जाए तो ये हमें ऑलरेडी गिवन होगा। अगर ये हमें गिवन है तो आप किन्हीं दो नंबर्स का LCM इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए भी गए हैं, क्योंकि आपको उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि दो नंबर्स आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। HCF आप उनका फाइंड ऑलरेडी गिवन होगा, तो फॉर्मूले में डाल के आप LCM उन दोनों नंबर्स का निकाल सकते हैं। लेटर ऑन क्लासेस में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।